इमेजिन कीजिए, गीजा का महान पिरामिड बन रहा है, तपती हुई रेत है और चिलचिलाती धूप है और चारों तरफ सिर्फ भारी पत्थर घसीटते हजारों मजदूरों की चीखें आ रही हैं और निरीक्षकों के कोड़ों की वो डरावनी आवाज गूंज रही है। बिल्कुल, एकदम वही माहौल। और तभी इस 4500 साल पुरानी दुनिया के सन्नाटे को चीरते हुए कैसी आवाज आती है जो वहां मौजूद किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक मॉडर्न M16 राइफल की लगातार और कान फाड़ देने वाली फायरिंग। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इस अविश्वसनीय कहानी के पन्नों को पलटेंगे। द फैरो विद द M16, मतलब ये कहानी है कि कैसे प्राचीन मिस्र के इतिहास और आधुनिक सैन्य तकनीक का जब आमना सामना होता है तो क्या होता है। हाँ, और इसी एक पल में उस सभ्यता का पूरा खाका हमेशा के लिए पलट जाता है। जब कोई प्राचीन सभ्यता किसी ऐसी चीज का सामना करती है जो उसकी समझ से हजारों साल आगे हो, तो वो मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं रह जाती। नहीं, वो लिटरली एक चमत्कार बन जाती है और उसे चलाने वाला इंसान एक भगवान बन जाता है। इस चर्चा का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि जब एक आधुनिक इंसान अपनी एडवांस टेक्निक के साथ प्राचीन दुनिया में पहुंचता है तो सत्ता, डर और देवता बनने का जो पूरा मनोविज्ञान है वो असल में कैसे काम करता है। सही बात है। ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है, मैं तो कहूंगा ये मानव मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। ये दिखाती है कि ताकत कैसे हासिल की जाती है और उससे भी जरूरी बात यह है कि जब वो ताकत एक भ्रम पर टिकी हो तो उसे कैसे बनाए रखा जाता है। तो इस पूरी घटना के केंद्र में एक शख्स है, सार्जेंट शेक डॉसन। अब डॉसन कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि एक फुल्ली ट्रेन्ड अमेरिकी फौजी था। अब जरा सुनने वाले उस भयानक स्थिति की कल्पना करें जिसमें वो फंसा हुआ था। वो फिरौन खुफू के शासनकाल में गीजा के महान पिरामिड के निर्माण में एक कैदी और मजदूर के रूप में काम कर रहा था, जो कि अपने आप में एक नरक है। बिल्कुल नरक है। रोजाना 100 टन भारी चूना पत्थर के ब्लॉक्स को रस्सियों से खींचना है, पीने के पानी की कमी है, और जरा सी भी गलती हुई तो सीधे मौत की सजा। और एक आधुनिक सैनिक के लिए ये स्थिति न सिर्फ शारीरिक रूप से तोड़ने वाली है, बल्कि मानसिक रूप से भी अकल्पनीय है। मतलब एक ऐसा इंसान जो आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की दुनिया से आया हो, उसे अचानक एक ऐसी क्रूर व्यवस्था में डाल दिया गया जहां इंसानी जान की कीमत एक पत्थर के टुकड़े से भी कम थी। हाँ, वो पिरामिड का विशाल ढांचा असल में तो फिरौन की उसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था जो मजदूरों को कुचलने के लिए ही बनाया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे आज का कोई इंसान अचानक से पाषाण युग में स्मार्टफोन लेकर पहुंच जाए। हाँ, सही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ जानकारी का नहीं है, बल्कि घातक शक्ति का है। तो एक आधुनिक फौजी जो शायद अफगानिस्तान या इराक जैसी जगहों के लिए ट्रेन किया गया हो, वो इतनी क्रूर और प्राचीन व्यवस्था में रहकर अपनी मानसिक स्थिति को बिखरने से कैसे रोकता है? क्या ये सिर्फ परिस्थितियों के आगे न झुकने की जिद थी? जिंदा रहने की जिद तो थी ही, लेकिन डॉसन की मानसिक स्थिति को बनाए रखने वाली सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो जानता था कि वो पूरी तरह से निहत्था नहीं है। अच्छा। हाँ, आप देखिए, एक कैदी जो ये मान चुका हो कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हाँ। लेकिन डॉसन के पास एक उम्मीद थी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रेगिस्तान में कहीं दूर एक गुफा में उसने अपना असली हथियार छुपा रखा है। और वो मौका उसे मिल भी जाता है जल्दी। एक दिन आसमान में अचानक गहरा अंधेरा छा जाता है। शायद कोई सूर्य ग्रहण रहा होगा या कोई रेतीला तूफान। और इसी अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर फिरौन के निजी सैनिक अचानक क्रूरता पर उतारू हो जाते हैं। वे बिना किसी कारण के ही मजदूरों पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ दहशत, खून खराबा और चीख पुकार का माहौल था। और सामरिक दृष्टि से देखें तो ये एक क्लासिक स्थिति है। एक प्रशिक्षित फौजी हमेशा ये देखता है कि दुश्मन कब अव्यवस्थित है। जब कमांड स्ट्रक्चर टूट गया हो तभी भाग निकलना या प्रहार करना सबसे सुरक्षित होता है। और डॉसन बिल्कुल यही करता है। इस अराजकता के बीच वो उन मजदूरों की झोपड़ियों के बीच से तेजी से भाग निकलता है। पीछे कोड़ों की फटकार गूंज रही है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ आजादी और उस गुफा पर टिकी थीं।
तपती रेत पर दौड़ते हुए आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंचता है। और वो गुफा में जाना सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था। जब वो उस गुफा से बाहर आता है तो वो एक मजदूर नहीं बल्कि इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान बन चुका था। बाप रे। क्योंकि उसके हाथ में जो हथियार था वो उस युग के लिए पूरी तरह से एलियन था, एक M16 राइफल। यहीं से शुरू होती है। अगर हम उस समय के मिस्र के आदिम हथियारों को देखें तो उनके पास क्या था? पीतल या तांबे की छोटी तलवारें, लकड़ी की ढालें और भाले। हाँ, बस यही था। एक मिस्र के सैनिक के लिए इससे उन्नत कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ डॉसन के हाथ में M16 राइफल थी। ये तकनीक के मामले में उनसे लगभग 4500 साल आगे की चीज थी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि मिस्री वासियों के लिए ये राइफल सिर्फ एक बेहतर तलवार या बेहतर तीर नहीं थी। ये भौतिकी और गति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे उनका दिमाग समझ ही नहीं सकता था। इंसान का दिमाग नई चीजों को हमेशा पुरानी चीजों से जोड़कर समझता है, लेकिन M16 जैसी मशीन के लिए उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। बिल्कुल। और अगर हम M16 की इंजीनियरिंग को देखें तो ये अंतर और भी खौफनाक लगता है। एक पूरी तरह से भरी हुई M16 का वजन महज 9 पाउंड यानी लगभग 4 किलो से भी कम होता है, जो कि बहुत हल्का है। हाँ, मिस्र वासियों के भारी और भद्दे हथियारों के सामने तो ये हवा जितनी हल्की थी। और इसकी असली ताकत थी इसकी गोलियों में 5.56 मिलीमीटर नाटो कार्ट्रिज। जब डॉसन ट्रिगर दबाता है तो गोली 3200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलती है। और यहाँ हमें यह समझना होगा कि इतनी तेज रफ्तार की गोलियां असल में शरीर के साथ क्या करती है। ये सिर्फ तीर की तरह छेदती नहीं है। इतनी हाई वेलोसिटी पर जब गोली शरीर के अंदर जाती है तो वो हाइड्रोस्टैटिक शॉक पैदा करती है। ये एक ऐसी शॉक वेव होती है जो अंदरूनी हड्डियों और ऊतकों को पूरी तरह तबाह कर देती है। सच में ये तो मतलब डरावना है। और इसके साथ ही इसकी फायरिंग स्पीड, ये 1 मिनट में 700 से 950 राउंड फायर कर सकती है। एक मिस्र के सैनिक को तो तलवार चलाने के लिए दुश्मन के बिल्कुल करीब आना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन डॉसन बिना अपनी जगह छोड़े 1500 फीट की दूरी से कवर में रहकर भी दुश्मनों को ढेर कर सकता था। और यही वो बिंदु है जहां विज्ञान जादू में बदल जाता है। जब आप 1500 फीट दूर खड़े हों और अचानक आपके साथी के सीने में एक अदृश्य ताकत से छेद हो जाए और तेज गड़गड़ाहट की आवाज आए तो आप उसे क्या कहेंगे? भगवान का कहर। एग्जैक्टली। एक प्राचीन समाज के लिए ये मशीन नहीं, सीधे देवताओं का क्रोध था। ये तकनीक डॉसन को इंसानों के बीच एक भगवान का दर्जा देने वाली थी। और डॉसन ये बात समझ गया था। उसने तय किया कि वो इस ताकत का इस्तेमाल सीधे सत्ता के शीर्ष को चुनौती देने के लिए करेगा। तो अब दृश्य कुछ ऐसा है कि दोपहर की धूप में महान पिरामिड चमक रहा है और फिरौन खफरे, जो नया फिरौन है, वो अपने ऊंचे मंच पर बैठा है। और खफरे का वो मंच सिर्फ उसके बैठने की जगह नहीं थी, वो उसकी पूर्ण सत्ता का प्रतीक था। मिस्र के लोग मानते थे कि फिरौन भगवान होरस का जीवित रूप है। लेकिन तभी डॉसन एक पुल की छाया से गोलियां चलाता है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए बंदूक की कड़कड़ाहट होती है। रक्षक गिरते हैं और उनकी पीतल की ढालें आधुनिक बैलिस्टिक के सामने कागज की तरह फट जाती हैं। उन सैनिकों के दिमाग में उस वक्त जो खौफ रहा होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, और अंततः डॉसन अपनी राइफल का निशाना सीधा फिरौन खफरे पर साधता है और उसे मार गिराता है। उसी एक पल में उसका वो अजय होने का दैवीय प्रभामंडल हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षण है। डॉसन ने सिर्फ राजा को नहीं मारा, उसने उस पूरे विश्वास तंत्र की हत्या कर दी जिस पर मिस्र टिका था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक अकेला आदमी उस पूरी सभ्यता का भगवान कैसे बन गया? क्या ये डॉसन का सत्ता स्वीकार करना महज खुद को जिंदा रखने की एक चाल थी, या फिर इंसान के भीतर छिपी उस लालसा का परिणाम था जो असीमित शक्ति मिलने पर जाग उठती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें सत्ता के खालीपन यानी पावर वैक्यूम को समझना होगा। जब सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक जो भगवान माना जाता हो वो मारा जाए तो पूरी व्यवस्था लकवाग्रस्त हो जाती है। भीड़ के लिए डॉसन का हथियार एक मशीन नहीं बल्कि सूर्यदेव रा का डंडा था, स्वर्ग से मिला एक तूफानी उपहार। और हुआ भी यही। मजदूर और दरबारी डॉसन के सामने झुकने लगे। उन्होंने उसे खफरे का दैवीय उत्तराधिकारी मान लिया और डॉसन ने व्यवहारिक रूप से इसे स्वीकार भी कर लिया।
उसके पास कोई विकल्प था भी नहीं। जिंदा रहने का सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि वो उस मिथक को जीना शुरू कर दे। उसने उस पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को हथिया लेना एक बात है और उसे लंबे समय तक बनाए रखना बिल्कुल अलग चुनौती। डॉसन को अपनी इस तकनीक को मिस्र के संसाधनों के अनुकूल बनाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि गोलियां तो लिमिटेड थी। एग्जैक्टली तो डॉसन मिस्र के कारीगरों के साथ मिलकर तांबे के मिश्र धातु से पीतल के कारतूस और शुरुआती राइफल की प्रतिकृतियां बनाने का प्रयास करता है। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कोई आज का टेक स्टार्टअप एक ऐसे बुनियादी ढांचे के बिना अपनी अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी। बिना सप्लाई चेन और आधुनिक रसायन विज्ञान के एक उन्नत हथियार का रिवर्स इंजीनियरिंग करना कितनी बड़ी चुनौती है, ये आप देख सकते हैं। बारूद सिर्फ पाउडर नहीं होता, ये केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही सटीक मिश्रण है। और धातुओं की बात करें तो आधुनिक M16 की बैरल कठोर स्टील से बनती है। जब गोली फायर होती है तो बैरल के अंदर 62,000 PSI का बैलिस्टिक दबाव पैदा होता है। बाप रे, इतना ज्यादा दबाव! तो पीतल या तांबे की बैरल तो फटी जाएगी। बिल्कुल। प्राचीन मिस्रवासी धातुओं को सांचों में ढालकर हथियार बनाते थे। जैसे ही डॉसन ने उन प्रतिकृतियों में फायर किया होगा, वो पीतल की बैरल बम की तरह उसी के चेहरे पर फट गई होंगी। यह उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन फिर भी डॉसन ने हार नहीं मानी। जब जासूसों ने बाहरी विदेशी कबीलों मतलब हिक्सोस के पूर्वजों के आक्रमण की खबर दी तो डॉसन ने एक मास्टर प्लान बनाया। हाँ, उसने अपनी कमियों को रणनीति से ढक दिया। उसने एक संकीर्ण घाटी या कैन्यन में जाल बिछाया। जैसे ही दुश्मन की सेना और रथ वहां पहुंचे, ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मन की सेना गाजर मूली की तरह कट गई। ये सामरिक चाल बहुत शानदार थी। एक बॉटलनेक में दुश्मन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, डॉसन ने पूरी सेना को नहीं मारा। उसने कुछ लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया, ताकि वो खौफनाक कहानियां फैला सके। एग्जैक्टली। बचने वाले लोगों ने आसमान से बिजली बरसाने वाले भगवान राजा की कहानियां फैलाईं। ये खौफ गोलियों से ज्यादा सुरक्षा देता है और इसी से एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। लेकिन कोई भी सत्ता हमेशा नहीं रहती। अपनी ही तकनीक को पूरी तरह से दोबारा न बना पाने की ये कमजोरी अंततः डॉसन के पतन का कारण बनती है। धीरे धीरे डॉसन की आधुनिक गोलियां खत्म होने लगती हैं और लोग उसके हथियार का रहस्य समझने लगते हैं। बिल्कुल। खाफरे का बेटा मेनक्यूरे सही मौके का इंतजार करता है। उसे समझ आ गया था कि ताकत इंसान में नहीं, हथियार में है। एक दिन जब डॉसन का ध्यान भटकता है, मेनक्यूरे वही M16 राइफल उठाता है और डॉसन को मार गिराता है। उसी के हथियार से उसका अंत। हाँ, तथाकथित भगवान राजा का अंत उसी की मशीन से होता है। और अब कहानी छलांग लगाती है हजारों साल आगे। काहिरा के पास एक पुरातात्विक टीम को उस गुफा में पीतल की फटे हुई आदिम राइफलें मिलती हैं और दीवारों पर बंदूक लिए इंसान के चित्र मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे शाही सम्मान के साथ दफनाया गया एक अमेरिकी पुरुष का शव या मम्मी मिलती है जिसके पास उसकी जंग खा चुकी M16 भी मौजूद थी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। डॉसन की हार गोलियों के खत्म होने से ज्यादा मानवीय स्वभाव का परिणाम थी। बदला, अवसरवादिता और अति आत्मविश्वास। सही बात है। जिस हथियार ने उसे अजेय बनाया, उसी ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। शाही सम्मान के साथ दफनाया जाना दिखाता है कि खौफ मौत के बाद भी कायम था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक कैदी के भागने और आधुनिक तकनीक के खौफ से लेकर एक भगवान राजा के रूप में शासन करने और अंततः पतन की कहानी है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किसी एक अत्यधिक लाभकारी शक्ति पर निर्भरता कितनी घातक हो सकती है। हाँ, और जो भी इस चर्चा को सुन रहा है उसके लिए ये सोचने का विषय है कि सत्ता असल में हथियारों में नहीं बल्कि इस बात में बसती है कि लोग आपके बारे में क्या विश्वास करते हैं। जब रहस्य खत्म हो जाता है तो भगवान फिर से सिर्फ एक कमजोर इंसान बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। और इस सब पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कितने देवता, मिथक या आसमान से बिजली गिराने वाली शक्तियां दर्ज हैं जो शायद कोई चमत्कार न होकर महज समय के पन्नों में खोई हुई ऐसी ही कोई उन्नत तकनीक रही हो। बिल्कुल हो सकता है।
एक ऐसी तकनीक जिसे देखने वालों के पास उस वक्त समझने के शब्द ही नहीं थे और उन्होंने उन्हें भगवान मान लिया। सोचने वाली बात है ना। इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और इतिहास के इन अनसुलझे पन्नों पर सवाल उठाते रहिए।